गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 9 की फिजिक्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसी का बच्चों ये सेकेंड पार्ट है। 9 क्लास में हर एक चैप्टर एक दूसरे से बच्चों रिलेटेड है। वो कैसे? बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन है क्या चीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। लेकिन बच्चों, ये मोशन होती क्यों है, किसके वजह से कोई बॉडी मोशन में है, ये हम लोगों ने वहाँ पर कहीं भी नहीं पढ़ा। तो बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग कॉज ऑफ मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्यों है, किस वजह से है, उसका मोशन के पीछे रीज़न क्या है, तो आज उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, कोई भी मोशन है, मोशन के पीछे क्या है? फोर्स। जब तक किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोशन नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, इसमें सबसे पहले फोर्स पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूटन के दिया हुआ 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, तीनों लॉ को बच्चों डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ फोर्स पे बात होगी, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्स। फोर्स बच्चों क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या ऑब्जेक्ट को पुल करें, ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें, बच्चों वही फोर्स है। ये एनसीईआरटी की डेटा कहती है। ठीक है, एनसीईआरटी की डेटा बच्चों क्या कहती है? पुश और पुल, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स। ठीक है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करें या पुल करें बच्चों तो ही क्या है? फोर्स है। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगी तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो आइए देखते हैं इफेक्ट क्या हो सकता है फोर्स का। बच्चों, सबसे पहला, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा? उसका साइज, शेप और साइज चेंज हो सकता है। सबसे पहले बच्चों, शेप एंड साइज of the object may change। ठीक है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो सकता है। जैसे बच्चों, मम्मी घर में आटा गूंथती है, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पहले गोल करती है, फिर ऊपर से फोर्स लगाती है और वो आटा चपटा हो जाता है। ठीक है, तो उसका क्या हो गया? शेप चेंज कर गया। गोल भी करते बच्चों तो हाथ से उसको गोल करते हैं अच्छे से, तो हाथ में एकदम जेंटली फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से वो गोल हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों शेप और साइज दोनों चेंज हो सकता है फोर्स के लगने से। सेकेंड बच्चों क्या है? सेकेंड बच्चों, सेकेंड क्या है? अगर किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स लगाएं तो वो मोशन में आ सकती है। ठीक है, तो क्या है बच्चों? स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज। स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का मतलब बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकती है, मोशन में है तो रेस्ट में हो सकती है, या उसकी स्पीड इंक्रीज कर सकती है। ठीक है बच्चों, थर्ड चीज है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज। ठीक है बच्चों, जैसे देखते हैं, मान लीजिए बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इधर ट्रेवल कर रही है, और इसमें बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इधर मोशन में है, इस डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में मोशन में है, और एक फोर्स हम लोग ऐसे लगाते हैं, यहाँ से एक फोर्स लगा दिए बच्चों, तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस डायरेक्शन में मोशन शुरू कर देगी, कुछ इस तरह से मोशन शुरू कर देगी। तो बच्चों, फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा, मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा। बच्चों, डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों, आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स बच्चों,
जनरली दो तरह के फोर्स होते हैं, जनरली दो तरह के फोर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। बच्चों फर्स्ट जो है वो बैलेंस्ड फोर्स, एंड बच्चों सेकंड जो है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है बच्चों। बच्चों समझते हैं धीरे धीरे, पहले बैलेंस्ड फोर्स क्या चीज़ है, उसके बाद अनबैलेंस्ड फोर्स। बच्चों बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स, जस्ट इमेजिन बच्चों, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट में बहुत सारा फोर्स बच्चों एक साथ काम कर रहा है, ठीक है बच्चों, बहुत सारा फोर्स एक साथ काम कर रहा, क्लियर? और फिर भी बच्चों ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इसका मोशन बच्चों कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, फोर्स लगने के बाद भी, ठीक है। तब बच्चों हम लोग कहेंगे ये जो फोर्स लग रही है वो क्या होगा? बैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है, क्लियर? फिर से बच्चों क्या बोल रहा हूं मैंने कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारा फोर्स एक साथ काम कर रही है, ठीक है, उसके बावजूद स्टेट ऑफ मोशन उस ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है, तो उस पर लगने वाला फोर्स बच्चों कैसा है? बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे बच्चों? बैलेंस्ड फोर्स if many force acts on an object but state of motion of an object remains unchanged, then we can say applied force is a balanced force. Applied force is a balanced force, ठीक है बच्चों। अगर किसी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं और बच्चों फोर्स लगने के बाद भी स्टेट ऑफ मोशन उस ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं कर रही है, तब हम लोग उसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स, क्लियर बच्चों? इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों बैलेंस्ड फोर्स को थोड़ा और समझते हैं, बैलेंस्ड फोर्स को। बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, F4, F5, F6 एंड F7, ठीक है बच्चों, बहुत सारे फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। देख रहे इसमें 7 फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है। अब बच्चों इसके बावजूद भी इसका क्या हो रहा है? स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब बच्चों ये जो टोटल फोर्स होंगे, नेट फोर्स जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा बच्चों? 0, क्लियर? नेट फोर्स या जो टोटल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट में बच्चों अप्लाइड हो रही है वो क्या? 0, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब बच्चों
बैलेंस्ड फोर्स, इसका मतलब बच्चों नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स बच्चों दोनों सेम चीज है, नेट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर बच्चों? नेट फोर्स या तो फिर नेट फोर्स या तो फिर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है ना बच्चों। फोर्स कैसा क्वांटिटी है? अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, फर्स्ट मोशन का लेक्चर देखा होगा, तो उसमें आपको मैंने बताया था फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो बच्चों नेट फोर्स मतलब जो टोटल अप्लाइड होने वाली फोर्सेस है, अगर उसका हम लोग सम लें तो क्या होगा? जीरो आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपके नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स है बच्चों। ये क्या है? नेट फोर्स या तो फिर रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या है? व्हेन नेट फोर्स इज जीरो देन वी कैन से दैट द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी इज बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, क्या मैंने बोला बच्चों? व्हेन नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स on an object is zero, then we can say that applied forces are balanced force। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा, बैलेंस्ड फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट में लगेगा तो स्टेट ऑफ मोशन उसकी चेंज नहीं होगी। शेप बच्चों चेंज हो सकती है, शेप साइज चेंज हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो ऑब्जेक्ट की शेप और साइज चेंज हो सकती है, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसे कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं अब अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स हेडिंग डालिए, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें बहुत सारा फोर्स एक साथ काम कर रहा है बच्चों, बहुत सारा फोर्स इसमें एक साथ अप्लाई हो रही है, तो क्या होगा? इसका मोशन बच्चों, इसका स्टेट ऑफ मोशन जो है अगर चेंज कर जाए तब ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या मैंने बोला? इफ many forces acts on an object and state of motion of an object get change, then we can say that forces acts on an object is unbalanced, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में
बहुत सारे फोर्स एक साथ लग रही है, और उसके बाद अगर बॉडी का या ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बच्चों चेंज कर जाए, तब बच्चों हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स कैसी फोर्स है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर? बच्चों जो अनबैलेंस्ड फोर्स होंगे उसमें नेट फोर्स कितनी होगी? वो 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स बच्चों नॉट इस अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगी? अनबैलेंस्ड फोर्स में नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर सिक्स फोर्सेस एक साथ काम कर रही है, तो अगर वो 0 ना हो, उसका रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स 0 ना हो, तब हम लोग उसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। और बच्चों किसी ऑब्जेक्ट में अगर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रही है तो उसका शेप, साइज और स्टेट ऑफ मोशन दोनों चेंज कर सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। बच्चों अब देखते हैं यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट। बच्चों फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स बच्चों क्या है? न्यूटन। क्लियर? बच्चों जब भी हम लोग न्यूटन शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे, स्मॉल से नहीं लिखेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि न्यूटन क्या है, आप लोग जानते हैं, न्यूटन साहब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बच्चों जो इसका यूनिट का जो सिंबल है, उनके नाम पे तो सिंबल यूनिट रखा गया न्यूटन। तो बच्चों जो सिंबल है वो हम लोग कैपिटल लेटर, अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, अगर स्मॉल में लिखेंगे बच्चों तो न्यूटन पूरा अगर लिखना चाहें तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, क्लियर? कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, अगर बच्चों कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो कैपिटल एन, और पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखिए। क्लियर? और बच्चों जो इसकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस इसका यूनिट मतलब बच्चों मीटर में, सेकंड में इसका यूनिट लेना, केजी में यूनिट लेना। ठीक है, और सीजीएस यूनिट बच्चों सीजीएस यूनिट डाइन। सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। और बच्चों 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन। ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? इतनी बातें आपको याद रखनी है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बच्चों फोर्स के कुछ और टाइप्स है, जैसे आप लोग नीचे क्लास में पढ़ रखे होंगे, जूनियर क्लास में आप लोग पढ़ रखे होंगे। बच्चों 2 तरह के और फोर्सेस डिफाइन है। कैसा? एक कांटेक्ट फोर्स, देयर आर 2 फोर्सेस बच्चों कौन कौन सा? फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स, एंड बच्चों सेकंड क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। बच्चों कांटेक्ट फोर्स किसको कहेंगे? जिसमें 2 बॉडी या 2 सरफेस या 2 ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हो, उसके बाद फोर्स लगे। नॉन कांटेक्ट जिसमें कांटेक्ट नहीं है, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट में बच्चों कांटेक्ट नहीं है, फिर भी उन दोनों ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रही है। बच्चों एग्जांपल से समझते हैं, कांटेक्ट फोर्स। बच्चों कांटेक्ट फोर्स मैस्कुलर फोर्स भी हो सकता है, मैस्कुलर फोर्स। जैसे बच्चों बुल्लॉक कार्ट को बुल लोग खींचते हैं तो क्या है? मस्कुलर फोर्स है। पुश पुल फोर्स बच्चों सेकंड, पुल पुश फोर्स, पुल पुश फोर्स। बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं, ठीक है,
अपने हाथों से, तो क्या है वो फोर्स कैसा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। बच्चों पुल पुश मैग्नेट से भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों में नहीं, ये कैसे, बाय हैंड और बाय मसल्स, ओके, ये फोर्स है, ठीक है। थर्ड बच्चों, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। फोर्थ बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स ईटीसी, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में बच्चों, फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है बच्चों। अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर बच्चों चार्जेस सेम हो तो रिपल्शन होगी, चार्जेस अपोजिट हो तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है। सेकेंड है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है बच्चों। अगर पोल सेम हो तो क्या होगा, रिपल्सन, अगर पोल अपोजिट हो तो अट्रैक्शन, ठीक है। एंड थर्ड बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो बच्चों आप लोग के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, क्लियर। तो बच्चों कांटेक्ट के बेसिस पे दो तरह के फोर्स, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। बच्चों कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स में पुल पुश। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट बच्चों एक दूसरे से चिपक के चलती है या कांटेक्ट में रहती है और उसके बाद मोशन में रहेगी बच्चों, तो उन दोनों के सरफेस के बीच में बच्चों एक फोर्स, अपोजिंग फोर्स, जो उसके रिलेटिव मोशन को बच्चों अपोज करेगा, तो वो फोर्स जनरेट होती है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अगर किसी भी टेबल के ऊपर मान लेते हैं कोई बुक है, ठीक है, तो बच्चों अर्थ क्या बुक को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। बच्चों ये कोई टेबल है, मान लेते हैं ये कोई टेबल है और बच्चों इसमें कोई बुक या कोई ऑब्जेक्ट बच्चों रखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ mg वेट से खींच रहा है बच्चों, mg फोर्स से खींच रहा, F इक्वल टू mg, ठीक है। बच्चों क्या ये बुक नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है, नहीं, नीचे नहीं गिर रही। क्यों नहीं गिर रही है बच्चों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे ये टेबल भी एक फोर्स लगा रही होगी बच्चों, जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है, जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सारे टर्म समझ आ गए होंगे। नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन को एक बार और देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन के बारे में जानना है, ठीक है। बच्चों नॉर्मल फोर्स क्या होती है, नॉर्मल फोर्स या तो फिर नॉर्मल रिएक्शन, बच्चों एक एक्शन रिएक्शन फोर्स होती है, वो अलग चीज़ है। एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग चीज़ है, ठीक है, वो भी मैं समझाऊंगा आगे। बच्चों नॉर्मल फोर्स क्या मैंने बताया, ये कोई टेबल है, ये टेबल के ऊपर में बच्चों कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ मान लेते हैं, इसका मास कितना m, तो इस ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ फोर्स लगाएगा बच्चों वो mg के बराबर, ठीक है। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट तो नीचे गिर नहीं रही है, क्यों नहीं गिर रही है बच्चों, इस जो फोर्स लग रही है F इक्वल टू mg, जो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है बच्चों, उतने ही सेम अमाउंट का फोर्स ये टेबल इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या होता है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स acts on the same object
सेम ऑब्जेक्ट such types of force is called नॉर्मल फोर्स। ठीक है बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पे, बच्चों इस बात पे ध्यान रखिएगा कि किस ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट पे, सेम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। अगर सेम ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेगा बच्चों, तो उस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहेंगे। इस बात को एकदम मन में फिट कर लीजिए, नॉर्मल फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पे लगती है। ठीक है बच्चों, एक्शन रिएक्शन भी यहीं पर समझ लेते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स। बच्चों एक्शन रिएक्शन फोर्स को समझते हैं कैसे। मान लेते बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है। बच्चों इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचेंगे mg से, और बच्चों इस अर्थ को भी ये ऑब्जेक्ट खींचेगा अपनी तरफ m f इक्वल टू g m m बाई आर स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसे डिस्कस करूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं इसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, f इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। m क्या है बच्चों, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m ये छोटे जो ऑब्जेक्ट है उसकी मास, ठीक है, और r ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, और g होती है बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ भी f इक्वल टू एम जी, एफ क्या था जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये F1 होगा बच्चों, और ये F2। ठीक है, इक्वल टू F2, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन बच्चों लग रही है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे फोर्स देखिए क्या है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट पे, दूसरा ये लार्जर ऑब्जेक्ट या अर्थ पे लग रही है, तो दोनों डिफरेंट बॉडी में लग रही है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, लेकिन क्या, टू डिफरेंट बॉडीज पे। जब बच्चों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टू डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्लियर बच्चों, चलिए मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है बच्चों, when equal and opposite forces acts on two different objects, such force is called एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है बच्चों, एक्शन रिएक्शन फोर्स। बच्चों एक्शन रिएक्शन फोर्स होने के लिए क्या जरूरत है, फोर्स इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, साथ ही साथ टू डिफरेंट बॉडी पे लगनी चाहिए बच्चों। अगर बॉडी बच्चों टू डिफरेंट अलग अलग बॉडी है और उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहा है, तब उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, उसे हम लोग नॉर्मल फोर्स नहीं बोलेंगे। नॉर्मल फोर्स होने के लिए क्या चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स लगना चाहिए।